मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो SCGD LDC का एग्जाम है अब होने ही वाला है, और हमारे पास तकरीबन लगभग बस आज से अगर हम काउंट करें 11 डेज टाइम बचा हुआ है, यानी 20/6 तक हम लोग स्टडी करेंगे और 24 को आपका एग्जाम है। ठीक है, जो 2 दिन का गैप है, ये 2 दिन मान के चलिए आपका ट्रेवलिंग में ही निकल जाएगा। ठीक है, ट्रेवलिंग में निकल जाएगा। और जिनका ट्रेवलिंग में नहीं निकलता है तो वो 2 दिन भी आप इस्तेमाल करेंगे, यानी 1 दिन और इस्तेमाल आप अपने स्टडी के लिए 2 दिन कर सकते हैं। बट हम मानकर चलेंगे जो आज का मैं स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं वो 11 डेज को हम लेकर चल रहे हैं। तो इन 11 दिन में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो एकदम एक बेहतरीन वीडियो है और बहुत ही आपको फायदा करेंगे ये वीडियो। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और यहां तक कि आप लोग इस वीडियो का नोट्स भी बना लें। ठीक है, आप नोट्स भी बना लें इस वीडियो को, ताकि आपको पता चले कि क्या टाइम शेड्यूल होना चाहिए, क्या चीजें होना चाहिए। यहां पे हम 2-3 चीजें इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले कुछ रूल्स बताऊंगा जिसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हर हालत में, हर कीमत पर आपको इस रूल को फॉलो करना है। दूसरा चीज मैं आपको बताऊंगा टाइम को कैसे हम निकालें, यानी टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि कई लोगों का और कई जवानों का शिकायत रहता है कि हमें ड्यूटी करते हैं, उसके बाद हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो मैं गारंटी देता हूं कि ड्यूटी करने के बाद भी आपके पास 6 से 8 आवर्स टाइम है। और वो कैसे निकाला जाता है इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि कैसे आप 6 से 8 घंटे टाइम ड्यूटी करने के बाद भी स्टडी के लिए निकाल सकते हैं। और तीसरे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे सभी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से जो इस वीडियो का मुख्य रूप से पॉइंट है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो 3 पॉइंट्स हैं। पहला, रूल्स के बारे में कि अब हमारे पास मात्र 11 दिन है, तो 11 दिन में विदाउट रूल्स, विदाउट डिसिप्लिन आप 11 दिन को अच्छे से यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कि हमें स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालना है। फिर हम सब्जेक्ट और उस टाइम पे जो हमें टाइम हम निकालेंगे 6 से 8 आवर जो भी हमारे पास टाइम निकलता है ड्यूटी करने के बाद, उस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें सब्जेक्ट वाइज। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, किस टॉपिक पे कितना फोकस करना चाहिए, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे आप लोगों के लिए जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी जो है सभी के विभिन्न प्रकार के ड्यूटी हैं। अगर हम सिविलियन स्टूडेंट की बात करें तो उनके पास कोई भी ड्यूटी नहीं होते हैं, कुछ भी आपको रूटीन बना के दे दीजिए वो फॉलो करेंगे बस। लेकिन हम अगर आपको रूटीन बना के देंगे तो वो रूटीन कुछ लोगों से फॉलो होगा, मैक्सिमम लोगों से फॉलो नहीं होगा। तो हम एक टाइम स्लॉट देंगे। ठीक है, हम क्या निकाल के देंगे आपको, एक टाइम स्लॉट निकाल के देंगे। उस टाइम स्लॉट को आपको यूज करना है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है, क्योंकि इतने प्रकार के ड्यूटी हैं, जैसे आपके कुछ ड्यूटी फिक्स गार्ड की ड्यूटी है, कुछ लोग न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, किन्हीं को आरओपी जाना होता है, किन्हीं को ऑप्स ड्यूटी जाना होता है। ठीक है, और जैसे दिल्ली बटालियन की बात करें तो पार्लियामेंट ड्यूटी, या फिर दिल्ली में तो दुनिया भर की ड्यूटी है तो वहां की अलग ही ड्यूटी है। तो ये दुनिया भर के ड्यूटी हैं और सबके टाइम शेड्यूल अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं रूटीन बताऊंगा तो फॉलो नहीं होगा, कुछ लोगों से फॉलो होगा, कुछ से नहीं होगा, मैक्सिमम से नहीं होगा।
तो मैं सिर्फ टाइम स्लॉट दूंगा और टाइम स्लॉट देने के बाद आप खुद ब खुद आप एडजस्ट करेंगे कि आपकी ड्यूटी आवर्स कितनी है, कितना आप ड्यूटी करते हैं, आपके पास जो टाइम बच रहा है उस टाइम को यूटिलाइज हम कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल्स पे बात करेंगे और रूल्स को एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किस पे बात करने वाले हैं? रूल्स पर। ठीक है, पहला कि कोई भी काम हो उसमें अगर आपको सक्सेस पाना है तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। क्या? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ठीक, दूसरा रूल है कि जो सोशल मीडिया है इससे आप दूरी बना लें लगभग लगभग 11 दिन तक। जो रील्स बनाते हैं और जो रील्स देखते हैं वो सभी लोग दूरी बना लें। ठीक है, रील्स से, ये सोशल मीडिया मीन्स आप फेसबुक, इंस्टा, ठीक है, और जो व्हाट्सअप है सिर्फ काम के लिए यूज करें। फालतू चैटिंग या फालतू टाइम पास के लिए व्हाट्सएप को टाइम पास के लिए अगले 11 दिन तक यूज, टाइम पास के लिए यूज ना करें। ठीक है, पहला रूल ये है। और दूसरा जो चीज है कि आपको जो फोकस करना है ओनली ड्यूटी, यानी अपनी ड्यूटी प्लस स्टडी। ठीक है, जो छुट्टी पर हैं उनके लिए तो बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उन सभी जवानों को ध्यान में रखते हुए जो ड्यूटी पर हैं और अब एग्जाम देने वाले। तो रूल नंबर 3, पहला है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। डिसिप्लिन मींस कि अगर आपको सुबह 4 बजे जगना है तो 4 बजे जगना ही है, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, या फिर बारिश हो रहा हो। ठीक है, मेरा कुछ भी हो रहा हो, XYZ, 4 AM तो 4 AM। ठीक है, आपको जो टाइम मिला हुआ है उस टाइम में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उस टाइम को बर्बाद नहीं करना है आपको। और जो फालतू काम है उससे भी आपको दूरी बनाकर रखना है। फालतू काम से आपको दूरी बनाकर रखना है नेक्स्ट 11 डेज तक। ठीक है, तो ये रूल नंबर 3 था हमारा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है कि आपको जो सोना है डेली, स्लीप ओनली 4 आवर्स। ठीक है, अब कई लोग 7 घंटे सो रहे होंगे, कई 8 घंटे सो रहे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो 9 घंटे भी सो रहे होंगे। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि 4 घंटे में कैसे नींद पूरा होगा। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि लगातार 2005 से लेकर आज तक मैं ओनली 4 आवर्स ही सोता हूं। ठीक है, कुछ नहीं होता है। हम डेली के अगर माने तो सोते सोते हमारा 11:30 PM से 12, लगभग लगभग 12 हो जाता है। ठीक है, 12 PM को मैं सोता हूं और फिर अगेन 3:45 AM पर मैं जग जाता हूं। कभी कभी तो मैं 3 बजे भी जग जाता हूं। तो कुछ नहीं होता, आप कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। 1-2 दिन प्रॉब्लम हो सकता है, बट आप एक बार ढल जाएंगे इस रूटीन में तो फिर आपको बहुत ही फायदा होगा और आगे भी फायदा होगा, क्योंकि जल्द आपका SI GD LDC का भी एग्जाम आएगा। ठीक है, तो अभी से अगर आप ये आदत डाल लेंगे सुबह जगने का, ठीक है, यानी 3:30, अगर संभव हो तो 3:30 AM पर जग जाए, अगर आगे बढ़ना है पढ़ना है तो। नहीं तो 4 AM पे तो जगना ही जगना है। 4 बजे में भी 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप जग लें ताकि फ्रेश वगैरह होकर आप टाइमली स्टडी के लिए बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं
रूल नंबर 5, ठीक है, फोन पे बात करना कम कर दें। आप केवल काम तक ही कॉल करें, चाहे आपके वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे आपके मदर फादर हो, या फिर कोई भी हो, ठीक है। आप बस काम भर, आपको कितने में काम हो जाता उतना ही बात करें। अगर हमसे पूछें कि कितना टाइम देना चाहिए, तो फिलहाल 11 दिन तक मैं बोलता हूं 15 से 20 मिनट ही आप घर बात करो, ठीक है। अब 15 से 20 मिनट में क्या बात करना है कि हाल समाचार वहां के जान लेना है, सब ठीक ठाक है जान लेना है, ठीक है। इससे ज्यादा मतलब फालतू की बातें या लंबी बातें को नहीं खींचनी है। तो इसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि आपको घर भी बात करना है तो अगले 11 दिन 15 से 20 मिनट ही बात कीजिए। और ये बात करने का टाइम क्या होगा, इसका भी एक टाइम फिक्स कीजिए आप, आफ्टर डिनर, रात के खाना खाने के बाद ही आप यहाँ पे बात कीजिए टहलते हुए, ताकि आप जो खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद जब टहलेंगे तो आपका भोजन भी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपका घर बात भी हो जाएगा, ताकि आप पढ़ सकें, ठीक है। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो फिर नींद आएगी आपको। तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए क्या है कि आप खाना खाएं और थोड़ा टहल लें 15-20 मिनट। और इस टहलने के दौरान ही क्या करना है आपको, घर बात कर लेना, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अवॉइड 200% टॉकिंग टू गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। तो इस बला से आपको जितना दूर रहेंगे उतना ही फायदा रहेगा, कम से कम 11 दिन तक। उसके बाद आप बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइफ आपकी मर्जी, ठीक है। बट आपको इस 11 दिन में इन चीज से बिल्कुल दूरी बना के रखना है। क्योंकि एक बार अगर टॉकिंग करने स्टार्ट कर दिए, बात करना स्टार्ट कर दिए, तो कब ये बंद होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो सब टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए इस बले से आप दूर ही रहें। अगर फिर भी दिल नहीं मानता है तो मुश्किल से आप मैक्सिमम 5 मिनट तक आप बात कर लें, हाल समाचार जान लें, कहानी खत्म करें यहां से, ठीक है। बाकी आप रात रात भर भी बात कर सकते हैं, उसके बाद जाके भी एग्जाम दे सकते हैं। बट आप सक्सेस कैसे होंगे ये 11 डेज में, यहाँ पे जो हमारे क्या कह सकते हैं कुछ डिस्टरबेंस चीजें जो हैं या जो फालतू की चीजें हैं जिसे हमें दूर करने से हमारा अच्छा रिजल्ट हो सकता है, वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी लगभग लगभग 7 to 8 आवर्स करेंगे। नॉर्मली मान के चलिए 7 घंटे हम करेंगे, और 7 घंटे आराम से आपके पास टाइम है, टाइम मिल जाता है, टाइम निकल जाता है। कैसे टाइम निकलेगा ये, इस पर अब हम, ये कुछ रूल्स थे, इस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हम टाइम कैसे निकालें। अब बात आता है रूल्स के बाद कि हम टाइम कैसे निकालें। दूसरी चीज है, एक रूल्स में एक और रूल है कि दूसरों की बातें ना करें, दूसरों की बातें करने में टाइम बर्बाद नहीं करें कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजें होता है। तो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके बारे में माथा खराब करने, दिमाग खराब करने से अच्छा है कि आप अपने क्वेश्चंस में दिमाग खराब करें, ठीक है। चलिए, तो हम अब बात करेंगे कि हम टाइम कैसे निकालें, क्लियर है। तो देखिए, अब हम टाइम निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए हम दो जवानों का एग्जाम्पल लिए हैं। पहला जो न्यूट्रल है, ठीक है, यानी ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं है, वर्किंग वगैरह करते हैं बस। क्योंकि ऐसा आता है कि एक दिन आपने ड्यूटी किया तो 2-3 दिन बाद ड्यूटी आपकी आएगी, तो वैसे लोगों को हम न्यूट्रल मान लेते हैं। और दूसरा फिक्स्ड गार्ड
ड्यूटी। ये दो तरह के ड्यूटी शेड्यूल वाले को यहाँ पर हम ले रहे हैं, ठीक है। बाकी इसी तरीके से और इसी के आधार पर बाकी के भी आप जो भी आपकी ड्यूटी शेड्यूल है उसके हिसाब से आप टाइम निकाल सकते हैं। बस एक टाइम कैसे निकालना है वो मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। पहले जो न्यूट्रल जबान है, जिनकी ड्यूटी नहीं लगती या फिर लगती है तो एक दिन लगने के बाद 2-3 दिन उनको रेस्ट मिलता है, उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में आपको जग जाना है 3:30 AM या फिर हार्डली 4 AM। ये स्टडी 4 AM स्टडी का टाइम है, ठीक है। तो 4 बजे से 15 मिनट पहले ही आप जग लें, 3:45 पर जग लें, ठीक है, ताकि आप फ्रेश व्रेश होके 4 बजे स्टार्ट कर दें अपना स्टडी, ठीक है। उसके बाद जगने के बाद आपको क्या करना है, तब तक पढ़ना है, तब तक जो आपका मार्का होता है 40 मिनट पहले, 40 मिनट मार्का जाने से पहले तक, यानी आपको जब 40 मिनट बचे मार्के का टाइम, तब तक आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल, यही पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका मार्का 6:30 पर है, ठीक है। तो आपको जो अब स्टडी करनी है वो 5:50 AM तक स्टडी करना है, समझ गए, ठीक है। तो यहां से आपको 1.5 से 2 घंटे आराम से आपको टाइम मिल जाएंगे। तो मान के चलते हैं कि हमको यहाँ पे 2 आवर्स ही टाइम मिला, ठीक है, मॉर्निंग, क्लियर है। उसके बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद भी आपको 30 to 60 मिनट, यानी 40 to 60 मिनट मिल ही जाता है, 40 to 60 मिनट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर लंच, आफ्टर लंच आपको मान के चलिए नॉर्मली 2 से 2.5 घंटा टाइम आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चाहे आप 12 बजे लंच कर रहे हैं, 1 बजे कर रहे हैं, ठीक है, आपको इतना टाइम मिल ही जाएगा, 2 से 2.5 घंटा आराम से टाइम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा, नाइट में, यानी 7:30, ये कहीं कहीं हो सकता है कि 7:30 में आप 7:30 तक फ्री ना हो पाए, तो 8 PM तक जरूर आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तब से लेकर आपको पढ़ना है 11:30 तक, कब तक, 11:30 PM तक, ठीक है। अगर 8 से भी हम देखें तो यहाँ पे लगभग 3.5 घंटे टाइम हमारे पास मिलते हैं। तो ये अब टोटल अगर हम टाइम को करें, ठीक है, 2 आवर्स, ठीक है। फिर 40 to 60 है, हम 40 मान लेते हैं, 40 मिनट आपको ब्रेकफास्ट के बाद मिल जाता है, ठीक है। और 2.5 घंटे लगभग आपको दोपहर के टाइम में मिलेंगे, जो आपके सोने का टाइम है, सोना नहीं है 11 दिन तक, ठीक, 11 दिन तक, है ना। उसके बाद फिर 3.5 घंटे, इसको काउंट कर लीजिए, ठीक है। यानी आपके पास टाइम निकलता है 8 घंटे 40 मिनट। कितना, जो न्यूट्रल लोग हैं उनके लिए टाइम वो निकाल सकते हैं 8 घंटे 40 मिनट, यानी लगभग 8.75 घंटे टाइम आप निकाल सकते हैं। बट हमने क्या बोला कि मुझे सिर्फ चाहिए 7 घंटे, मुझे सिर्फ चाहिए 7 घंटे, 1 घंटा 40 मिनट और मैंने छोड़ दिया, ठीक है, इससे ज्यादा ही निकल सकता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं जो जवान फिक्स गार्ड में है, फिक्स गार्ड ड्यूटी,
एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो लोग ऐसे ड्यूटी कर रहे हैं जो पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो रिक्वेस्ट करके अपनी ड्यूटी फिक्स गार्ड में लगवा लें। ठीक है, फिक्स गार्ड में लगने से क्या होगा कि आपको फिक्स गार्ड में लगवा लें, एक रिक्वेस्ट करने के बाद पहला आप फिक्स ड्यूटी कर लें, और दूसरा हो सके तो ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके कि एग्जाम है 11-12 दिन के लिए, वर्किंग माफ करवा दे। क्योंकि कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि फिक्स गार्ड ड्यूटी के बाद भी आपको वर्किंग करना पड़ता है, तो वो वर्किंग से अगर आपको राहत मिल जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए नॉर्मली फिक्स गार्ड में क्या है कि एक जगह पे कितने लोग ड्यूटी करते हैं? 3 जवान। ठीक है, और कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? 24 आवर्स। ठीक है, तो 24 आवर्स में आप कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? 8 आवर्स। आपके पास बचा कितना टाइम? 8 आवर्स चला गया तो बचा कितना? 16 घंटे, है ना। अब इस 16 घंटे को क्या करना है? आपको पढ़ने के लिए एक स्लॉट चाहिए 7 घंटे, मान लीजिए 8 घंटे आप क्या करेंगे? 8 आवर्स स्टडी, 4 घंटा स्लीप, और जो 4 घंटा बच गया इसमें आप खुद का जो काम है वो कर लीजिए, या फिर इसे भी स्टडी में आप लगा सकते। 4 घंटा इसलिए सोना है आपको कि आप जब एक बार, और ये 4 घंटा सोना कब है? नाइट में जब आपकी ड्यूटी आती है और नाइट में ड्यूटी करके उतरते हैं उस समय सोना है। चाहे 10 बजे उतर रहे हैं 10 बजे सो जाइए, 12 बजे अगर आप ड्यूटी करके उतर रहे हैं ड्यूटी से तो 12 बजे सो जाइए। ठीक है, 2 बजे तो 2 बजे सो जाइए। जब भी सो रहे हैं आप अलार्म लगा लीजिए कि 4 घंटे बाद हमें जगना है, और 4 घंटे बाद आपको वैसे भी जगना है, क्योंकि 2 घंटे के बाद जब आप 4 घंटे की रेस्ट आपको मिलता है, तो 4 घंटा जब सो के जगेंगे आप 10-15 मिनट पहले ही आपको जगना है, क्योंकि फिर आपको ड्यूटी चढ़ना है। तो सोने के बाद फिर 2 घंटे ड्यूटी करने के बाद जो नेक्स्ट 4-4 घंटे के 2 स्लॉट आपको मिलेंगे, उन 2 स्लॉट में क्या करना है आपको? स्टडी करना है, यानी 8 घंटे स्टडी करना है आपको। ठीक है, तो ये था टाइम मैनेजमेंट। बाकी बहुत सारी आरओपी ड्यूटी या जो बाकी ड्यूटी जो बच गए, चाहे आपके आरओपी ड्यूटी हो, ऑप्स ड्यूटी हो, या और कोई ड्यूटी हो, तो आप टाइम ऐसे निकाल के आप टाइम मैनेज कीजिए। बस आपके अंदर एक जुनून, एक पागलपन चीजें होनी चाहिए कि ये चीजें करना है, आई कैन डू इट। ठीक है, और स्ट्रिक्टली अब रूल्स को फॉलो करते हुए सारा चीज करें। तो ये हमने 2 चीजें, एक रूल्स और एक टाइम मैनेजमेंट पढ़ लिया कि हम टाइम इजीली 7 आवर्स, कोई भी इंसान हो किसी भी प्रकार का ड्यूटी, कुछ ही ऐसे ड्यूटी हो जहां टाइम ना मिले, लेकिन वैसे ड्यूटी में भी अगर आपसे 12 घंटे 24 घंटे ड्यूटी लिया जा रहा है तो उस हिसाब से भी आपको रेस्ट मिलता है, 1 दिन 2 दिन आपको रेस्ट मिल जाता है। तो वहां पे आप जो आपका कम पड़ गया या स्टडी में, वो टाइम आप वहां पे जाके आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, रोना नहीं रोना है कि टाइम नहीं है, बस एक बार आप पेपर वर्क करके देखिए। ठीक है, कि कब हमारी ड्यूटी आती है, कब हम उतरते हैं, जो हमारे पास टाइम है उसको कैसे कैसे हमको करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो टाइम निकल के आया, हमारे पास टोटल टाइम निकल के आया 8 आवर्स 40 मिनट। ठीक है, बट हम यहां पर मान के चलते हैं कि हमें 7 घंटे ही टाइम मिला, 7 घंटे इजिली सबसे निकल जाए। अब इस 60 घंटे को हम डिवाइड करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट में, स्ट्रेटेजी में, कि किस सब्जेक्ट को कैसे हम तैयारी करें, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना। एक चीज हम बोलते हैं कि रिजल्ट, किसी भी चीज में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहला जो है आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक, फिर 100% जो आप स्टडी करेंगे उसमें 80% टाइम
आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो बचे हुए 20% टाइम है, इसमें आप नए चीजें क्या करेंगे, रीड करेंगे, पढ़ेंगे, नई चीजें पढ़ेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मोर प्रैक्टिस, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। 20% आपको रीड करना है जब बेसिक क्लियर हो। बट अभी बेसिक क्लियर है या नहीं है वो बात की बात है, उसको साइड रखिए आप। अभी फोकस आपका होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, कम से कम नई चीजें हमको, या फिर कम से कम चीजें हमको पढ़नी है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। अब हम आते हैं इस 7 आवर्स को हम बांटेंगे, लेकिन बांटने से पहले कुछ बातें और हो जाए जो इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर है, आपका जो पेपर है, एक सेकंड, आपका जो पेपर है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी, और तीसरा पार्ट सी। ठीक है। और पहले पार्ट में क्या आता है, पहले पार्ट में है आपका मैथ, रीजनिंग, करंट और जीके। ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या है आपका, प्रोफेशनल नॉलेज, जिसे आप लोग डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, डिपार्टमेंटल पार्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड आपका है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। तो पहला जो पार्ट है, ये पहले पार्ट में आपका क्या होता है कि 60 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट हैं उसे हर पार्ट में कितना परसेंट लाना है, 45%। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उसे कितना परसेंट लाना है, उसे 40%। ठीक है। तो 60 में अगर जनरल वाले कैंडिडेट की बात करें तो 60 का 45% कितना होता है, 27 नंबर। और 40% कितना होता है 60 का, तो 24 नंबर। ठीक है। तो जो जनरल कैंडिडेट है या ओबीसी, उसे 27 नंबर चाहिए, और जो SC ST है उसे 24 नंबर चाहिए। ये पहले पार्ट्स का हमने बात किया। अब बात करते हैं सेकंड यानी डिपार्टमेंटल वाले का। इसमें 70 क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें कितना चाहिए, 45% चाहिए। 45% चाहिए तो कितना हमें लाना पड़ेगा, 31.5 नंबर जनरल और ओबीसी के लिए। और जो SC ST कैंडिडेट है उसे 40% चाहिए, यानी 28 नंबर चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज वाला स्किल वाला जो पोर्शन है, उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, 30। इसमें 30 का अगर 45% निकालते हैं तो कम से कम जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को, ओबीसी कैंडिडेट और जनरल को कितना चाहिए, कम से कम 13.5 नंबर। और जो SC ST के हैं उसे कितना नंबर चाहिए, उसे 12 नंबर चाहिए। तो ये चीज भी आपको, ये ऐसा आप कभी गलती से भी मत कीजिएगा कि एक ही पार्ट्स को, यानी सिर्फ डिपार्टमेंटल पढ़ रहे हैं, या सिर्फ मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं, या सिर्फ हिंदी पढ़ रहे हैं, तो कभी रिजल्ट आपका नहीं होगा। आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो बैलेंस बना के बराबर तीनों पार्ट्स को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। ठीक है। ये नहीं कि मैथ रीजनिंग अगर आप करते हैं तो आप पार्ट्स 1 में तो आप ठीक है 60 का है तो आपने 50 बना के लेके आ गए, यहां फिर आप फंस जाएंगे। डिपार्टमेंटल में अगर आपने 31 नंबर नहीं लाया, 31.5, तो फेल है। या फिर इसमें आपने ज्यादा फोकस कर लिया और हिंदी में अगर आपने 13.5 नंबर नहीं लाया 30 में, तो फिर फेल है। तो आपको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। यहां पर बैलेंस बना के पढ़ना, यानी बराबर पढ़ना है सभी पार्ट्स को, सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना है, ताकि आप क्वालिफाई कर सके और आगे फिर। क्योंकि कभी कभी ऐसे देखे हैं कि बहुत सारे लड़कों ने बहुत ज्यादा नंबर लाया हुआ है लेकिन उनका रिजल्ट मेरिट लिस्ट से वो बाहर हो जाते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट्स में
जो 45 और 40% का जो एक फॉर्मूला कह सकते हैं, एक रेशियो है या क्वालिफाइंग मार्क्स है, उस क्वालिफाइंग मार्क्स को वो पास नहीं कर पाता है, क्लियर नहीं कर पाता है, जिसके वजह से उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ये जितने भी सब्जेक्ट के बारे में हमने बात किया उन सभी के बारे में कि किस पे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट ए है, इसमें है मैथ, रीजनिंग, ठीक है, करंट और स्टैटिक जीके। ठीक है। तो यहां पे 4 सेगमेंट है, यानी 4 सब्जेक्ट हैं जहां से 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, मैथ का अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, रीजनिंग का अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट में जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसी से आपके लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, आपको करना है ओनली मैथ और रीजनिंग का करना है आपको प्रैक्टिस। ठीक है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अलग से कोई भी बुक से आपको सिर्फ मैथ मैथ हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैथ, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कहां से करना है, जो प्रैक्टिस सेट है, बस प्रैक्टिस सेट में जो रीजनिंग मैथ दिया है उसी को आपको प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए पूरा जो कह सकते हैं कि ओपन एग्जाम्स होते हैं उसके हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन नहीं करना है, सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। सेलेक्टेड टॉपिक कह सकते हैं या सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही पढ़ना है आपको। पूरा आपको करंट अफेयर्स का 6 महीने या 3 महीने का ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे सिलेक्टेड पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस लिमिटेड आएंगे। ठीक है। क्योंकि लिमिटेड इसलिए क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट में मिला के आपको 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए 15 से 16-17 क्वेश्चन एक इससे आता है। तो करंट अफेयर्स को पूरा वास्ट लेके नहीं जाना है, लंबा लेके नहीं जाना है, क्योंकि 15-17 क्वेश्चन के लिए आप पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, है ना, और फिर इस एग्जाम के हिसाब से नहीं देख रहे हैं तो वहां भी आपकी फिर गड़बड़ हो जाएगा। स्टैटिक जीके में भी सेम, पूरा जीके नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके में जो सिलेक्टेड टॉपिक हो है, ये हम आपको जो टोटल एग्जाम का ऐप है इस पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इसके नोट्स। ठीक है। कि स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है, प्लस करंट अफेयर्स का जो है करंट अफेयर्स, इसको भी हम आपको ऐप पर दे देंगे। तो जितने लोगों ने चाहे 3 कॉम्बो बुक हो, स्पेशल नोट्स हो, फुल कोर्स लिए हैं, उन्हें ये एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी के लिए, पार्ट बी में क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल भी बोलते हैं, डिपार्टमेंटल। इसके अंतर्गत डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। तो इसकी तैयारी के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो हमने 950 क्वेश्चंस दिया है उसको पूरा याद करना है अच्छे से। ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिपार्टमेंटल में क्या है, 2 सेगमेंट है। एक आपका है कह सकते हैं लॉ का, और दूसरा सेगमेंट है वेपन का। वेपन में अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज्यादा मत पढ़ना आप, इंसास राइफल, इंसास एलएमजी, उसके बाद एक कैम, ठीक है, उसके बाद ग्रेनेड, पिस्टल, 51 mm मोटर,
उसके बाद आप पढ़ सकते हैं ये MP5 X95, ठीक है। इसके अलावा कुछ मत आप पढ़िए, ठीक है। ये 4-5 वेपन यानी कॉमन वेपन, जो कॉमन वेपन होते हैं, जो रेगुलर यूज कर रहे हैं आप लोग, उसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपसे बड़े बड़े हैवी वेपन जैसे CGRL हो गया, ठीक है, इससे नहीं आएगा। जो बड़े बड़े वेपन होते हैं जो यूज नहीं हो रहे हैं, मतलब कभी कभी यूज होते हैं, उन सभी से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो रेगुलर यूजेस वेपन है, रेगुलर आप लोग यूज करते हैं, इंसास राइफल, AKM, इंसास LMG, 51 मोटर, X95, ग्रेनेड, पिस्टल, इनसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो ठीक है। उसके बाद लॉ में क्या आ जाता है, CRPF की हिस्ट्री, इतने सारा क्वेश्चंस हमने यूट्यूब पे भी दे रखा है। और उसके बाद CRPC, IPC, ठीक है, CRPF का एक्ट एंड रूल, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इतना चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, आप फोकस कीजिए कि 950 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना। 950 क्वेश्चन तैयार करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अलग अलग, मतलब इंसास राइफल का आपने अलग पढ़ लिया, इसका अलग पढ़ लिया, क्योंकि 950 क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जो संभावित क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है। तो पार्ट बी का भी हमने बात कर लिया कि कहां से तैयारी करना है। ओनली आप फोकस रखिए कि हमको 950 क्वेश्चन है, इसको हमें करना है। तो 950 क्वेश्चन के लगभग 13 सेट मेरे समझ से है, 2 सेट डेली करना है, इसका भी मैं आपको टाइम बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट सी के बारे में, जहां पर हिंदी और इंग्लिश है। तो इसमें पार्ट सी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीजें मैं आपको बताता हूं। या मैं कुछ नोट करके रखा हुआ हूं, तो वही चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा। अभी देखिए पार्ट सी में क्या है, हिंदी और इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा 7 आवर्स है इसको हम डिवाइड करते हैं, उसी में हम हिंदी और इंग्लिश के बारे में भी चर्चा करेंगे और बात करेंगे, ठीक है। इसमें 80% टाइम, जैसा कि हमने पहले बताया, प्रैक्टिस करना है, और 20% टाइम में आपको कुछ भी चीजें आपको रीड करना है, ठीक है। अब देखिए इसको टाइम को हम, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट डेली आपको 2 लगाना है, ठीक है। और एक सेट के लिए आप 2 घंटे लेंगे, यानी टोटल आपका कितना घंटा खत्म हो गया, 4 घंटा, ठीक है। ये कहां से करना है, तो आपको हमने जो वॉल्यूम 1 दिया है SCGD का, वॉल्यूम 1 से आपको 6 सेट ही बनाना है। इसमें टोटल कितने सेट हैं, वॉल्यूम 1 में सेट टोटल है 10 सेट है, बट आपको बनाना कितना है, 6 सेट, यानी 3 दिन तक बनाना है, 2 2 2 2 3 दिन तक बनाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 सेट जब आपके बन जाएंगे तो SCM LDC CRPF का टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कल से। उसके बाद आपको इसके सेट को बनाना है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है आपके पार्ट 1 से मैच करता है, क्योंकि यहाँ पे मैथ के आपको 25 क्वेश्चंस मिलते हैं, रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चंस मिलते हैं, जीके के 25 क्वेश्चंस मिलते हैं, और हिंदी के 25 क्वेश्चंस मिलते हैं। जीके के क्वेश्चंस को छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है, जीके का हम आपको नोट्स देंगे, ठीक है। आपको मैथ कर लेना है, रीजनिंग कर लेना है, हिंदी कर लेना है। अब मैथ रीजनिंग में जो बनता है सही है, जो नहीं बनता है उसके पीछे आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, आगे निकल जाना है। तो इसके 5 सेट बनाने के बाद, 6 सेट, सॉरी वॉल्यूम 1 के 6 सेट बनाने के बाद आप किससे प्रैक्टिस कर लेंगे, ये हम आपको दे देंगे। आप सभी को भी SCM के जो टेस्ट पेपर है ये हम दे देंगे आपको पेपर 1 के लिए, ठीक है। आराम से तैयारी हो जाएगा। तो ये 4 घंटे करने हैं। अब आपके पास कितना टाइम बच गया, आप 3 आवर्स आपके पास बचा, कितना बच गया, 3 आवर्स। अब 3 आवर्स में क्या करना है,
उसके बाद सबसे ज्यादा जो फेल होते हैं लोग वो होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि इसको हल्के से ले लेते हैं। ठीक है, बोलते ये तो मैं हिंदी भाषी हूं, सारा क्वेश्चन बना लूंगा, पता चलेगा। सबसे ज्यादा मैक्सिमम परसेंटेज जो फेल होने का होता है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है। तो आपको हिंदी को देना है कितना टाइम? हिंदी को देना है आपको 40 मिनट। ठीक है, अब 40 मिनट में क्या करना है? 40 मिनट में याद करने वाली चीजें आपको करना है। ठीक है, जैसे पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, चौथा कहावतें, मुहावरा। ठीक है, ये जो भी चीजें आप यहां पे देख रहे हैं ये सब चीजें क्या है? याद करने वाली। इन सब को याद करना है, और याद करने वाली जितनी भी चीजें हैं वो आपको करना है कब? मॉर्निंग में। कब करना है आपको? मॉर्निंग में। अगर आपको टाइम मिलता है तो उस समय आपको याद करना, चाहे वो सुबह 3 बजे जग रहे हैं, 2 बजे जग रहे हैं, 4 बजे जग रहे हैं रात्रि के, तो उस समय आप कीजिए तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार से इंग्लिश की अगर हम बात करें, जिनका इंग्लिश है वो तो हिंदी पढ़ेंगे नहीं, इंग्लिश वाले भी 40 मिनट टाइम देंगे, वैसे ही करेंगे आप। साइनो, एंटो, OWS, फ्रेजेस, ये चारों को, ये भी क्या है? याद करना है। और मॉर्निंग में अगर करते हैं तो बेटर है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल के लिए आपको क्या करना है? जो 950 क्वेश्चन है पूरा, इसका आपको डेली 2 सेट करना है, याद करके इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 2 सेट को क्या करना है? पहले याद करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। ठीक, 950 क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फिर बच जाता है आपका स्टैटिक जीके और करंट। उधर हमने कितना टाइम ले लिया? 60 मिनट, सॉरी 40 मिनट, है ना? और 40 मिनट यहां पे देना है आपको। डिपार्टमेंटल वाले में कितने टाइम देना है? 40 मिनट देना है। आपके पास कितने टाइम थे? 3 घंटा, यानी 180 मिनट। ठीक, तो 40 और 40, 80 खत्म हो गया, 100 मिनट हमारे पास बचा है। ठीक है, स्टैटिक जीके को आप दे दीजिए 40 मिनट, और करंट को भी दे दीजिए 40 मिनट। फिर भी हमारे पास कितने टाइम बचे? 20 मिनट्स और हमारे पास बचे। ठीक है, तो 20 मिनट जो बचा, इसमें आप कुछ नया चीज पढ़ लें, या फिर 20 मिनट जो आपका वीक पोर्शन सब्जेक्ट है, जो आपका कह सकते हैं कमजोर विषय है, वो 20 मिनट उसमें जाकर ऐड कर दें। लेकिन मैक्सिमम आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी था, और बेहतरीन स्ट्रेटेजी कह सकते हैं इसको। दूसरी चीजें, कुछ और चीजें मैं बता देता हूं कि कुछ एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हैं। यहां पे मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अलग कलर से मैं यहां पे बताता हूं। कुछ एक्स्ट्रा टाइम अगर आप निकालते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम, तो इसमें आपको क्या करना है? ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। इस एक्स्ट्रा टाइम में क्या करना है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। चाहे आप कह सकते हैं कि
कहीं जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं बस से, मतलब अगर वो खतरे वाला इलाका नहीं है, खतरे वाला इलाका है तो आप अलर्ट रहते हैं बस में भी, लेकिन अगर नहीं है तो बस से जा रहे हैं तो वहां पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। ठीक है, आप वर्किंग कर रहे हैं तो वहां वर्किंग ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, एक्चुअली आपको करना क्या है, वर्किंग हमेशा खाते पीते सोते नहाते आपको ना क्वेश्चंस के बारे में ही सोचना है कि हमने क्या पढ़ा था, डिपार्टमेंटल में क्या पढ़ा था, इंसास राइफल के साइड रेडियस क्या है, इफेक्टिव रेंज क्या है, किलिंग जोन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपने पढ़ा उसको रिमाइंड करने का कोशिश करना है, याद करने का कोशिश करना है। और पास में आपको क्या करना है, व्हाइट पेपर या आपको एक पॉकेट डायरी रखनी है, उसमें इसको नोट करना है कि चलो अच्छा इंसास राइफल की इफेक्टिव रेंज कितना है, 400 मीटर, चलो मैं 400 मीटर लिखता हूँ। फिर घर आके आके जो ये 20 मिनट आपका एक्स्ट्रा टाइम है रूम आके, उसको मैच करके देखिए कि कितना क्वेश्चन हमने मतलब खुद ब खुद याद करके हमने जो लिखा है कितना क्वेश्चन सही है कितना गलत है। हमेशा आपको आपके दिमाग में ना यही सारी चीजें चलनी चाहिए नेक्स्ट 11 दिन तक। तो ये स्ट्रेटेजी को मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इसका अच्छे से आप लोग नोट्स बना लें, और जो चीजें हमने बोला है दिन में एक बार जरूर ये सारी चीजें इस नोट्स को जो इस वीडियो में हमने बताया एक बार जरूर देखें कि बोला क्या गया है, क्योंकि बार बार देखने से हमने बोला क्या है, क्या चीज फॉलो करने के लिए बोला है, एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया तो उसको प्रॉपर तरीके से अगर आपने फॉलो किया सेट होने के बाद तो रिजल्ट आपका अच्छा होगा। क्योंकि ये 11 दिन जो है, ये 11 दिन ही आपके भविष्य को तय करेंगे, आपके सक्सेस को तय करेंगे। ठीक है, ताकि एक आप अच्छे और आप एक कमांडर बनके आप कह सकते हैं कि भारत के इंटरनल सिक्योरिटी में अच्छे से और ज्यादा योगदान दे सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, लेकिन विदा लेने से पहले आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सके। एक्चुअली ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करवाते हैं जब आपके पास 40 से 60 दिन टाइम बचता है, 40 to 60 डेज। बट अब 11 दिन ही टाइम बचा है तो 11 दिन में हम क्या कर सकते हैं, है ना, तो मोर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और मैं यही कामना करता हूं कि आप सभी का उज्जवल भविष्य, यानी सभी का रिजल्ट हो और आगे उज्जवल भविष्य आपका हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।